Today we shall discuss about the translation in prokaryotes. First of all, I would like to tell you what is translation. सबसे पहले ट्रांसलेशन को समझते हैं। सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये जो है कहलाता है क्या, ट्रांसलेशन। आप सभी जानते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से मैसेंजर आरएनए के अंदर आती है वो कोड के रूप में आती है, और उस कोड को एडाप्टर ट्रांसफर आरएनए रीड करके और उसके अनुरूप एमिनो एसिड को जोड़ करके वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये प्रक्रिया जो है ट्रांसलेशन की होती है। अब ट्रांसलेशन को हमें देखना है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, इसमें सबसे पहले जो है 70S जो है राइबोसोम्स की आवश्यकता पड़ेगी, राइबोसोम्स। इसके साथ जो है 20 स्पेसिफिक एमिनो एसिड आरएनए सिंथेटेज की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही स्पेसिफिक जो है 20 स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए की आवश्यकता होती है। इसके साथ जीटीपी, एटीपी, मैग्नीशियम आयंस, कोफैक्टर इसके साथ इनिशिएशन फैक्टर जो है 3 तरह के होते हैं, IF1, 2, 3। इसके साथ इलांगेशन फैक्टर ये भी जो है 2 तरह का है, EFP और EFG। इसके साथ जो है ट्रांसफॉर्मिलेज साथ ही साथ पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इसके साथ साथ जो है रिलीजिंग फैक्टर 1, 2, 3 जो है ये चाहिए रिक्वायरमेंट्स। ये ट्रांसलेशन जो है 5 स्टेज के अंदर कवर होती है। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरे में ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स टू ट्रांसफर आरएनए, और उसके बाद वास्तविक प्रक्रिया ट्रांसलेशन की, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। इसके साथ इलांगेशन और टर्मिनेशन।
तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू ट्रांसलेशन होता है, लेकिन उसके पहले एक्टिवेशन और ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम सबसे पहले जो है स्टेप के बारे में जानते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन में स्पेसिफिक एमिनो एसिड जिसको हम A1 के साथ जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पे ATP का रिएक्शन होता है। एंजाइम इसके लिए जो है होता है एमिनो एसिल RNA सिंथेटेज इसकी उपस्थिति में, जिसको हम एंजाइम 1 कह रहे हैं, ये बन जाता है क्या, AA1 AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स और साथ में PPI। दूसरे चरण में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है AA1 AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इस पे जो है ट्रांसफर RNA आता है और ये इससे जो है जुड़ जाता है। ये हो जाता है क्या, AA1 ट्रांसफर RNA1 प्लस AMP, ये जो है बाहर आ जाता है। यहाँ एक चीज जो है स्पष्ट समझ लें कि ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक एमिनो एसिड RNA सिंथेटेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेथियोनिन है तो उसको हम जो है कहेंगे मेथियोनिन RNA सिंथेटेज। ल्यूसिन है तो उसको उसी तरह से ल्यूसिन RNA सिंथेटेज। जो है आइसोल्यूसिन है तो उसको भी उसी तरह से बोलते हैं। तो स्पेसिफिक जो है ये एंजाइम होता है, इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो डबल स्पेसिफिसिटी शो करता है। ये डबल जो है स्पेसिफिसिटी जो है ये शो करता है। क्यों? एक तरफ ये स्पेसिफिसिटी शो करता है एमिनो एसिड्स के लिए और दूसरी तरफ ये जो है शो करता है ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज ये है कि 20 टाइप के इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, तो इसीलिए 20 टाइप्स के जो है एंजाइम्स की भी आवश्यकता पड़ती है और उतने ही तरह के ट्रांसफर आरएनए की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वो नॉर्मल है। प्रत्येक एमिनो एसिड्स में शुरुआत में ये स्टेज होते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, इनिशिएशन। यहाँ पे इनिशिएशंस में एक चीज जो है जानने की आवश्यकता है। पहली चीज क्या है कि इनिशिएशंस जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हम जो है मेथियोनिन के जो है नाम से जानते हैं। इनिशिएटिंग जो एमिनो एसिड्स है उसको हम मेथियोनिन कहते हैं। और इस जो है मेथियोनिन के लिए एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 2 तरह के जो है ट्रांसफर आरएनए जो है पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसफर RNA मेट और दूसरे को कहते हैं ट्रांसफर RNA मेट। ये नॉन फॉर्मिटेबल होता है, नॉन फॉर्मिटेबल, और ये जो है फॉर्मिटेबल होता है, फॉर्मिटेबल। आप सभी को पता है
कि प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉर्मुलेशन मेथियोनिन का होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए या मेट ही आवश्यक होता है और इंटर कैलोरी पोजीशंस पे मेथियोनिन को प्लेस करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, ट्रांसफर आरएनए या मेट। तो पहली चीज तो क्या है कि यहाँ पे जो है ट्रांसफर आरएनए या मेट की आवश्यकता होती है और ये ट्रांसफर आरएनए या मेट क्या करता है, जो मेथियोनिन है उसको इस स्टेज में दिखाई गई विधि के द्वारा अपने साथ जोड़ता है। तो ये बन जाता है क्या, मेट ट्रांसफर आरएनए या मेट। अब ये मेट ट्रांसफर आरएनए या मेट जो है इसका फॉर्मुलेशन होना है, तो फॉर्मुलेशन के लिए जो है फॉर्मुलेशन सोर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मेट, और ये जो रिएक्शंस है ये कवर किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा, जिसको हम जो है ट्रांसफॉर्मिलेज कहते हैं। ट्रांसफॉर्मिलेज जो है एंजाइम होता है और उसके साथ जो है फॉर्मिल टेट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है उपस्थित होती है और ये बदल किया जाता है यफ मेट ट्रांसफर आरएनए यफ मेट के अंदर, और यही क्या है, इनिशिएटिंग जो है एमिनो एसिड्स है। तो एक तो पहली चीज ये है। अब जो है ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, सबसे पहले जो है ये यहाँ पे हम स्मॉलर यूनिट जो होती है वो 30s यूनिट्स राइबोसोम्स की वो होती है। इसके अंदर क्या होता है कि दो साइट्स जो है मौजूद होती हैं। एक को जो है कहा जाता है ए साइट और दूसरे को कहा जाता है पी साइट। ए साइट और पी साइट, ए साइट एमिनो एसिड साइट और पी साइट्स क्या है, जो है ये पेप्टाइडिल साइट्स। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 और इनिशिएशन फैक्टर जो है इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, यहाँ पे राइबोसोम्स 30s यूनिट के साथ जो है पहले प्लेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मैसेंजर आरएनए जो है आकर के जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। यहाँ पे जो ये कोड है AUG UAA सपोज दैट ये हमने जो है बनाया हुआ है जो है कोडान
यहाँ पे जो है हमने लगाया हुआ एक रैंडम समझने के लिए कि जो है अब क्या होता है कि ये मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पे आकर के इस 30S यूनिट से जो है वो बाइंड होते हैं। बाइंड होने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टार्ट साइट से पहले कुछ पोर्शंस होते हैं जिनको हम जो है कहते हैं क्या, UTR, अनट्रांसलेशनल रीजन। और इन्हीं अनट्रांसलेशनल रीजन्स के ऊपर कुछ कोड्स जो है होते हैं, कुछ कोड्स जो है होते हैं जिनको हम SD सीक्वेंस जो है कहते हैं। सीक्वेंस, SD सीक्वेंस जो है हम इनको बोलते हैं। SD का फुल फॉर्म है साइने डलगार्नो सीक्वेंसेस। ये AGG ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये सीक्वेंस होता है। तो ये सीक्वेंस ही, साइने डलगार्नो सीक्वेंस ही इस मैसेंजर आरएनए को 30S राइबोसोम से बाइंड करने का, एप्रोप्रिएट पोजीशन पे बाइंड करने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर साइने डलगार्नो सीक्वेंस होता है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है यहाँ पे जो है 30S राइबोसोम्स के अंदर 16S RNA होता है और उसके 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे जो है जो सीक्वेंस होता है वो जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज दैट ये यहाँ है, ये होगा क्या, एस की जगह U C C, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो ये इनको हम जो है क्या कहते हैं, ये SD सीक्वेंस मतलब एंटी SD सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस से ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जो है बाइंड हो जाते हैं। यहाँ का सीक्वेंस ये, यहाँ का सीक्वेंस ये, इससे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है बाइंड हो जाता है और बाइंड होकर के इसको जो है एप्रोप्रिएट पोजीशन पे जो है बाइंड जो है करने का कार्य करता है। अब ये जब यहाँ पे जो है बाइंड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो है फर्स्ट F मेट ट्रांसफर आरएनए मेट जो है वो आकर के जुड़ता है। ये यहाँ पे आकर के जुड़ता है। ये ऐसे ही नहीं आकर के जुड़ता है बल्कि इसको यहाँ पे ले आने का कार्य जो है करता है कौन, जो है GTP प्लस IF2। ये जो है यहाँ पे इसको जो है ले आने का कार्य करते हैं और इनके बारे में जो है ये समझ लीजिए कि जो इनिशिएशन फैक्टर F2 है वो GTP के साथ सीधे राइबोसोम्स के ऊपर भी बाइंड हो सकता है और ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर भी बाइंड होता है। दोनों कंडीशंस में बाइंड होता है। अगर ये पहले जो है 30S राइबोसोम्स यूनिट्स पे बाइंड हो गया तो ये क्या करता है, इस
जो है एफ मेट ट्रांसफर आरएनए एफ मेट को जो है गाइड करता है कि वो जो है पी साइट्स के ऊपर AUG कोडान के ऊपर आकर के ये जो है अपने आप को व्यवस्थित करे। तो एक बार जब ये जो है यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स हैं IF3 और IF1 ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से जो है ये जो है बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि अगर IF3 यहाँ पे रहेगा तो जो लार्जर यूनिट्स है जो है वो यहाँ पे बाइंड नहीं होगी। तो पहली चीज तो यहाँ ये जो यूनिट बनी हुई है, जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको हम जो है नाम देते हैं क्या, जो है 30S मैसेंजर RNA इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स, इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। जब ये जो है हो जाता तो ये रिलीज हो जाते हैं ये दोनों फैक्टर। यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि IF3 क्या करता है, ये जो है दोनों यूनिट्स को डिसोसिएट फॉर्म में रखने का कार्य करता है। जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं, लार्जर यूनिट्स इसके ऊपर जो है क्या होगा, वो बाइंड नहीं होगी। तो जो ही ये हटा, इसके ऊपर जो है क्या हो गया, लार्जर यूनिट्स यहाँ पे बाइंड हो जाती है। अब लार्जर यूनिट जब बाइंड होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 बाइंडिंग साइट्स जो है आपको राइबोसोम्स के ऊपर दिखाई देती है। एक साइट्स को हम जो है कहते हैं अमीनो एसिड साइट, ए साइट, दूसरे को पी साइट और तीसरे को ई साइट। यहाँ स्पष्ट समझ लें कि 30S यूनिट्स के ऊपर केवल पी और ए साइट्स ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो है लार्जर यूनिट्स के ऊपर 50S यूनिट्स के ऊपर आपको जो है 3 साइट्स देखने को मिलती हैं। एक को जो है अमीनो एसिड साइट्स कहते हैं, दूसरे को जो है पेप्टाइडिल साइट्स कहते हैं और तीसरे को जो है एग्जिट साइट्स कहते हैं। जब ये यूनिट यहाँ पे जो है आकर के जो है जुड़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये IF2 जो है GTP की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होती है और ये यहाँ से जो है क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। GDP प्लस IF2 ये यहाँ से जो है बाहर निकल आते हैं। तो ये यहाँ से हम इनको जो है रिमूव कर देते हैं। जब ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो ये केवल यहाँ पे एफ मेट ट्रांसफर RNA एफ मेट जो है जुड़ा होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ इसको हम जो है क्या कहते हैं, 70S मैसेंजर RNA इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। अब जब एक बार ये जो है 70S यूनिट्स यहाँ पे बन गई तो उसके बाद फिर जो है दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी ये इनिशिएशन था, अब दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है क्या, जो है इलांगेशन। ये इलांगेशन जो है वो इलांगेशन फैक्टर्स की वजह से होता है। अभी हमने बताया इलांगेशन फैक्टर्स जो है क्या है, EFT और EFG। EFT के अंदर जो है 2 जो है कंपोनेंट्स होते हैं। EF जो T है इसके अंदर जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है EFTU और दूसरे को कहा जाता है EFTS। एक हीट अनस्टेबल होता है और एक हीट स्टेबल होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसके साथ जो है
ये जीटीपी जो है जुड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रक्रिया है। इलांगेशन जो है एनर्जी रिक्वायरिंग प्रक्रिया है। और ये इसके साथ ये जुड़ करके ये बनाते क्या है, EFTU GTP कॉम्प्लेक्स, और ये जो है क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है एमिनो एसिड्स आ जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो है के साथ आ जाते हैं। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स जो है बन जाता है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और इसकी मदद से जो ये ट्रांसफर आरएनए है यहाँ पे आके जुड़ते हैं। यहाँ जो कोड है CAC, यहाँ पे आकर के ये जुड़ते हैं। यहाँ इनका जो है एमिनो एसिड्स होता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि ये जो ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड्स को लेकर के आया है, ये डायरेक्टली भी जो है ए साइट्स के ऊपर बाइंड हो सकता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली जो है बाइंड करेगा तो वो फर्म वे में जो है बाइंड नहीं करेगा। उसके लिए इस इलांगेशन फैक्टर्स का होना आवश्यक है। तो इसकी मदद से ये जो है यहाँ पे जो है आकर के बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद तुरंत ही जो है ये जो इनका EFTU GTP कॉम्प्लेक्स है, ये यहां से जो है क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब यहाँ पे जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और इसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, EFTU प्लस GDP ये जो है बाहर आ जाएंगे। फिर क्या करेगा, ये EFTS जो है GTP को रिप्लेस कर देता है और EFTU बन जाता है। फिर अगला जो है GTP उसके साथ जो है रिएक्ट करता है। तो यहाँ एक चीज एकदम स्पष्ट समझ लें कि अमीनो एसिड्स पे जो दूसरा जो है ट्रांसफर आरएनए जो है एमिनो एसिड साइट्स के ऊपर एमिनो एसिड्स को लेकर के आता है, वो जो है EFTU और GTP की मदद से ही आता है, इलांगेशन फैक्टर्स की मदद से ही आता है। और चूंकि वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रक्रिया होती है तो वो जो है यहाँ इसको मदद करती है। और ज्यों ही ये जो है ए साइट्स के ऊपर आ जाते हैं, ये हाइड्रोलिसिस के बाद जो है बाहर ये निकल जाता है। अब ये क्या हो गया, यहां से ये जो है बाहर हो गया। ओके, जब ये बाहर हो जाते हैं तो इस एमिनो एसिड्स के साथ और इस एमिनो एसिड्स के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स का निर्माण होता है। इनके बीच में जो है क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स का निर्माण होगा। यहाँ पे इसको समझने से पहले एक चीज और भी यहाँ पे समझ लें कि ये जो एमिनो एसिड साइट्स पे ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड्स को लेकर के आया है, उसके लिए EFTU और GTP की आवश्यकता तो पड़ती ही है, साथ ही साथ जो है वहां 5S जो है 5S RNA की भी आवश्यकता पड़ती है। 5S RNA, यही 5S RNA जो राइबोसोम्स का पार्ट्स है, वो ट्रांसफर आरएनए के टी लूप के ऊपर जो सीक्वेंस हैं उनको जो है पहचानने का काम करता है और उसको फिर जो है यहाँ पे स्पेसिफिक कोडान के ऊपर बाइंड करने का जो है सहयोग भी करता है। तो ये भी यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं
यस राइबोसोमल आरएनए। ओके, उसके बाद दूसरी चीज ये आ गई कि जो है इनके बीच में क्या हो जाता है, इस एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते कैसे हैं? आपको मालूम है कि अमीनो एसिड्स, एक नॉर्मल अमीनो एसिड्स का जो फार्मूला है ये क्या है, NH2CHRCOOH, N टर्मिनल और C टर्मिनल। अब इनके साथ जो है दूसरा जुड़ जाता है क्या, N H और CRCOOH। अब ये आकर के जोड़ते हैं। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, H2O। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता क्या है, NH2CHRCOOH। तो ये जो बांड होता है इसको हम जो है कहते हैं क्या, पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम जो है पेप्टाइड बॉन्ड के रूप में जो है जानते हैं। तो इनके बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और उसके लिए हेल्प क्या करता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम्स होता है जो कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के नाम से जाना जाता है। ये इसको जो है मदद करता है। पहली चीज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो है पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में जो है हेल्प करता है, लेकिन वास्तव में ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो होता है वो होता कहाँ है, 23S आरएनए के ऊपर जो है आरएनए के भी रीजन्स में होता है। तो वास्तव में 23S आरएनए जो है उस कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए आवश्यक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और ये चीज इसलिए भी स्पष्ट हो जाती है कि जब कोई एंटीबायोटिक्स हम जो है ट्रांसलेशंस को चेक करने के लिए देते हैं तो वो इसी रीजन्स के ऊपर आकर के जो है बाइंड होता है और ट्रांसलेशंस को ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ पे पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के साथ साथ इस स्ट्रक्चर को भी समझने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले करते हैं। तो ये जो है इनके बीच में जो है पेप्टाइड्स बॉन्ड्स बनते हैं। होता क्या है कि ये जो है एमिनो एसिड्स, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है और ये क्या हो जाता है, डीएसिलेटेड एमिनो एसिड्स, डीएसिलेटेड ट्रांसफर आरएनए हो जाते हैं। तो ये यहां से क्या करेंगे, इनका मूवमेंट होगा जो है डीएसिलेटेड, यहां पे आएंगे ई साइड्स के ऊपर और फिर ये क्या होगा, ये जो है मूव करके आएगा कहां पे, इस साइड्स के अंदर। तो ये जो है हो जाएंगे क्या, ये जो आरएनए है ये UAC और ये हो जाएगा क्या, फिर जो है CAC, ये यहां से यहां पे आ गया। तो ये जो स्थानांतरण हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, इसको ही हम जो है क्या कहते हैं, जिसमें जो है ए साइड से पेप्टाइडिल ट्रांसफर आरएनए मूव करके जो है पी साइड्स के ऊपर पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इसको हम जो है कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये ट्रांसलोकेशन भी एनर्जी रिच प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, जो कि EFG के साथ द्वारा जो है गवर्न होता है और साथ ही साथ इसके लिए जो है GTP जो है आवश्यक होते हैं। तो इसकी मदद से
ये क्या होगा, इस स्थान से इस स्थान की तरफ जो है माइग्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो है प्रत्येक जब ट्रांसफर आरएनए जोड़ता है तो ये राइबोसोमल जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो मैसेंजर आरएनए पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है मूव करता है। ओके, इस वजह से ये जो है ट्रांसफर जो है हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है चलती जो है रहती है, तब तक जो है चलती रहती है जब तक जो है टर्मिनेटिंग जो है कोडान न आ जाए। टर्मिनेटिंग कोडान्स जो है यहाँ पे हैं, जो है टर्मिनेटिंग कोडान्स 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG, UGA। ये टर्मिनेटिंग कोडान है। इसको हम जो है ओक्रे कहते हैं, इसको जो है अंबर, AMBER अंबर, और इसको हम जो है ओपेल के नाम से जो है जानते हैं। तो ये जो है कोडान आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है कोडान यहाँ पे आ गया, सपोज दैट UAA यहाँ पे जो है आ गया, तो अब क्या होगा कि जो ये रिलीजिंग फैक्टर्स हैं 3, इसमें से जो है पहली चीज ये समझ लें कि जो रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट है ये इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। UAA और UAG को आइडेंटिफाई करने का काम RF1 जो है करता है, और 2 जो है वो क्या करता है, इस ओपेल को रिकॉग्नाइज करने का जो है कार्य करता है। 3 केवल स्टिमुलेशन का काम करता है, उसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता है। जब यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स जो है मूव करते हुए आ जाता है, तो उस कंडीशंस में इसके लिए, इस टर्मिनेटिंग कोडान्स के लिए या नॉनसेंस कोडान के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, और कोई प्रोटीन स्पेसिफिक इसके लिए जो है नहीं होता है। तो उस वजह से इसको हम जो है नॉनसेंस कोडान्स के रूप में जानते हैं। और जो ही इसके ऊपर ये जो है कोडान्स इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है पहुंचते हैं, एमिनो एसिड साइट्स के अंदर ये आ जाता है, तो इसके ऊपर फिर क्या होगा, ये रिलीज फैक्टर्स जो हैं वो आकर के क्या हो जाते हैं, ये रिलीज फैक्टर्स 1 जो है आकर के इसके ऊपर जो है बाइंड हो जाता है, ये इसके ऊपर जो है बाइंड हो जाए। और इसके बाइंड होने से ये क्या होगा, ये कैटेलाइज कर देगा जो ये पेप्टाइड्स बांड्स हैं ए साइट और पी साइट्स के ऊपर, उनको ये कैटेलाइज कर देता है, और वो जो है डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने के बाद जो है ये चेन जो पॉलीपेप्टाइड्स की है वो क्या हो जाती है, वो जो है बाहर हो जाती है। एक जो है पॉलीपेप्टाइड्स चेन जो है ये बाहर आ जाती है। तो इस तरह से ये रिलीजिंग फैक्टर्स की मदद से जो है ये रिलीज होते हैं। जब रिलीज कोई एक ही जो है इस टर्मिनेटिंग कोडान्स को जो है पहचानने का काम करता है, और उसके बाद जो है वहाँ रिलीज फैक्टर्स जो है आकर के बाइंड होते हैं, फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं पेप्टाइड बांड्स को, और उसके बाद वो चेन जो है अलग हो जाती है। तो ये तो तरीका हुआ जिसके थ्रू जो है ट्रांसलेशन के द्वारा जो है एमिनो एसिड संश्लेषित होते हैं। यहाँ पे जो है एक चीज समझने की और है कि जो है पहले ये विश्वास किया जाता था कि एक पेप्टाइड बांड को बनने के लिए, एक इस पेप्टाइड बांड को बनने के लिए जो है 2 GTP मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। एक जो है EF2 के साथ जो जरूरत पड़ती है एलांगेशन फैक्टर के साथ, EF2 जो कि इलांगेशन फैक्टर है, और दूसरा जो है उसके लिए जो है EFG के लिए जो है जरूरत, ट्रांसलोकेशन फैक्टर्स के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन रिसेंट रिसर्चेज के द्वारा ये जो है साबित होता है कि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 जो है ATP
जीटीपी मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है। दो तो इसके साथ जो है एक तरफ एक और एक तरफ एक, दो तो EFTU के साथ आ जाते हैं और एक जो है EFG के साथ आता है। तो यहाँ पे स्पष्ट समझ लें कि ये 3 GTP की आवश्यकता एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जरूरी होता है। 1 पेप्टाइड जो है बॉन्ड को बनने के लिए 3 GTP की आवश्यकता पड़ती है। तो एक महत्वपूर्ण एक चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि एक ही जो है मैसेंजर RNA स्ट्रैंड्स वो कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जो है बना सकता है, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को वो बना सकता है। और उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे इसके ऊपर जो है आपको जो है राइबोसोमल यूनिट्स देखने को जो है मिलती हैं, और वो प्रत्येक जो है क्या है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स का जो है निर्माण अलग अलग जो है करती हैं। और उस कंडीशंस में जब एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे जो है आरएनए जो है प्लग हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस को हम जो है कहते हैं क्या, पॉलीसोम्स। ये जो है पॉलीसोम्स कहलाता है। मतलब एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे जो है आरएनए कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और वो स्पेसिफिक प्रोटीन का जो है निर्माण करते हैं। उस कंडीशंस को हम जो है कहते हैं पॉलीसोम्स। तो एक चीज ये हो गई कि इस माध्यम से ये ट्रांसलेशंस के द्वारा जो है प्रोटीन निर्माण हो जाता है। जब प्रोटीन निर्माण हो जाता है तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में जो है डीफॉर्मुलेज सबसे पहले आता है, वो फॉर्मुलेशंस को हटाता है। उसके बाद जो है कुछ में जो है प्रोटीन्स के अंदर एम टर्मिनल्स के ऊपर कुछ सिग्नल्स होते हैं, उनको जो है हटाया जाता है। कुछ के केसेस में जो है फॉर्मुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स उसके लिए जो है आवश्यक पड़ते हैं, तो उनका जो है फॉर्मुलेशन भी होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी जो है प्रोसेसिंग के दौरान उनके अंदर जो है जुड़ते हैं। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जुड़ने की वजह से कुछ चैपरॉन्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्प करके प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि जो प्रोटीन बना है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, उसको जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये जो है प्रोसेसिंग के दौरान जो है होता है। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन होगा।